ईश्वर के द्वारा प्रदत्त चीज को फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, चाहे वो भूकंप हो, चाहे ज्वालामुखी हो, जिसको ईश्वर ने दिया। और इसीलिए इसको हम लोग जलमंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल के फेज में, एक चौथा जैव मंडल की भी बात करें तो पृथ्वी को हम लोग ठीक से पढ़ने के लिए इसमें कई पार्ट में इसको बांट दिए। एक तो पृथ्वी पर कैसे पर्वत है, पठार है, वायुमंडल है, जलमंडल है, ये सभी को हम लोग ईश्वर के द्वारा प्रदत्त चीज को फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, चाहे वो भूकंप हो, चाहे ज्वालामुखी हो, जिसको ईश्वर ने दिया। और इसीलिए इसको हम लोग जलमंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल के फेज में, एक चौथा जैव मंडल की भी बात करें तो बायोलॉजी के सेक्शन में आप देखेंगे। तो ये भूगोल का एक महत्वपूर्ण पार्ट हो गया जो ईश्वर द्वारा प्रदत्त है। और ईश्वर द्वारा प्रदत्त चीज को भूगोल में हम लोग फिजिकल कहते हैं। आप कोई मानचित्र भी लोगे और फिजिकल बोलोगे तो ईश्वरीय सिस्टम वाला चीज मिलेगा, लेकिन हम लोग जो चीज किए हैं उसको पॉलिटिकल कहते हैं। और पॉलिटिकल सिस्टम को हम लोग दो भागों में बांटे हैं। एक तो जो जिस देश के हैं, भारत के हैं तो उनको भारत का स्पेशली भूगोल डिटेल पढ़ना है। और दूसरा, कोई भी बच्चे किसी देश के हैं, पूरे विश्व का एक संकल्पना उनके अंदर होनी चाहिए। और इसीलिए विश्व पूरे भूगोल का सिलेबस एक बड़ा सिलेबस है, फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी। तीनों आपको पूछे जाते हैं प्रीलिम्स। तो इसीलिए फिजिकल, फिर इंडियन, तब वर्ल्ड, ये तीनों स्टेप हम लोग यहाँ पे पढ़ने का काम करेंगे। तो आपको अभी मुख्य रूप से फिजिकल ज्योग्राफी का क्लास अभी शुरू होगा। उसके पहले हम लोग इन बातों को थोड़े से बात ध्यान देंगे। पहला, भूगोल में हम लोग सिस्टम को बताएं। हम लोग पृथ्वी के मुख्य बनावट और डिटेल पढ़ रहे हैं, तो बताओ पृथ्वी का आकार कैसा है। बहुत हल्के क्वेश्चन से ही हम चल रहे, बताओ पृथ्वी का आकार कैसा है। नारंगी के आकार का, गोलाकार, वृत्ताकार, क्या लग रहा है? तो पृथ्वी का आकार, अच्छा नारंगी जैसा कैसे हो सकता है? पृथ्वी में कहीं पर्वत है, पठार है, बीच बीच में गड्ढा है, फिर कुछ है, ऐसा पृथ्वी तो है नहीं। तो उन सभी पर्वत, पठार का और गड्ढा का जोड़ के एक एवरेज निकालते हैं। और जो काल्पनिक स्ट्रक्चर उस एवरेज को फुलफिल करता है, हम लोग बोर्ड पर वही बनाते हैं। कि तुम एक खेत में देखते हो, सिंपल जाते हो, तो क्या तुमको ऐसे सीधा सीधा दिखाई देता है? नहीं, कहीं ऊंचा है, फिर पैन आ गया, फिर नीचा है, फिर नदी आ गया, फिर देखे कि आया ऊंचा और हो गया। इन सभी चीजों में ऊंचाई और निचाई का एक एवरेज निकालते हैं, और जो रेडियस आता है उसकी एक काल्पनिक आकृति बनाते हैं। और इस आकृति को हम लोग, काल्पनिक आकृति को, एक अलग नाम देते हैं जिसका नाम है जियोड। और पृथ्वी का आकार, संरचना जियोड आकार का है। नारंगी उरंगी भूला जाओ, सब छोटकन लड़कन के लिए। कैसे नर्सरी क्लास में बच्चा को क्या सिखाया जाता है कि दुनिया कैसा है बाबू? तो गोल। उसको नारंगी नहीं सिखाया जाता। तुम एलकेजी यूकेजी में बच्चा को बस यही सिखाया जाता है, दादाजी का चश्मा गोल, मम्मी जी की रोटी गोल, पापा जी के पैसा गोल, और सारी दुनिया गोल गोल। उसको पूछोगे दुनिया, तो कहेगा गोल। फिर जब वो बच्चा बड़ा होता है, पांचवा छठा में आया, तो उसको टीचर डांटते हैं, गोल क्या रखा हुआ है? पृथ्वी गोल है? चपटा है, नारंगी के आकार का। फिर जो बच्चा पांचवा क्लास में नारंगी धरा, वो नारंगी एकदम चल दिया। कभी कोई पूछा पृथ्वी, तो एकदम नारंगी नारंगी नारंगी। तो अब नारंगी भी छोड़ दो। अब पृथ्वी के स्ट्रक्चर एक काल्पनिक स्ट्रक्चर है जो हम बनाते हैं। ये पूरे एक एवरेज है ऊंचाई और गहराई का। और उस काल्पनिक आकृति को हम लोग एक अलग से नाम दिए हैं। उस नाम का नामकरण जो किया गया, उसका नाम है जियोड स्ट्रक्चर। तो जो भी अच्छे लेवल के एग्जाम होते हैं, वहां जियोड चॉइस में होते हैं। बच्चे अगर नाम नहीं सुने होते हैं तो इसको तो कभी नहीं मारते कि जियोड क्या है, तो नहीं होगा। हाँ, गोलाकार के बगल में उसको नारंगी आकार मिल जाए तो तुरंत मार देगा। तो आपको नारंगी भी रहेगा तो नहीं मार के जियोड स्ट्रक्चर मारेंगे।
अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज चल रहा है, इसी पर पूरे भूगोल टिके होंगे, और वो है अक्षांश और देशांतर। यहीं से आपके क्लास हम शुरू कर रहे हैं। अक्षांश, लेटीट्यूड इसको इंग्लिश में कहा। तो अक्षांश लैटिट्यूड क्या है, यहीं से क्लास आपका शुरू होगा, और खूब हमारे साथ ध्यान दीजिए। ये हमने पृथ्वी का एक जियोड स्ट्रक्चर बनाया, एवरेज ऊंचाई और गहराई लेकर के जो एक काल्पनिक आकृति बना वो जियोड है। तो हम लोग एक कल्पना करते हैं कि अगर यह पृथ्वी है तो इसमें इधर ईस्ट है और इधर वेस्ट है, ऊपर नॉर्थ है और नीचे साउथ। हम लोग दो प्रकार से रेखा खींच सकते हैं, एक ऐसे एक ऐसे। बताओ, आपको हम संतरा दे दिए तो संतरा का एक फांक निकाल के हमको खिलाओगे, उत्तर दक्षिण से अलग करके कि पूर्व पश्चिम से अलग करके? संतरा पहले लो, बढ़िया से सीधा कर लो, और उसके बाद हम कहें हमको खिलाओ, तो संतरा का क्या ऐसे करके निकालेगा या सीधा सीधा? सीधा सीधा। यही जो संतरा का एक फांक निकाला, ये देशांतर। बात समझो, खाते समय भी ध्यान रखना भूगोल। जब कोई ऐसे करके मारा तो कहना कि वो दिस इज लॉन्गिट्यूड, और ये जो नींबू काटे ये लेटीट्यूड है। बात समझेगा? अब तुमको कोई दे दिया नींबू का रस निकालना, नींबू काटना, कई लड़के को नींबू काटने भी नहीं आता है, ऐसे काट देगा और रस ही नहीं निकल रहा। नींबू कैसे काटोगे? तुमको नींबू में एक सिरा होगा जो पेड़ से लगा हो, वो तो तुमको दिखाई देगा। तो जो पेड़ से लगा हुआ सिरा है ये तुमको दिखाई दे दी। अगर तुम ऐसे काट दोगे तो उसमें रस नहीं निकलेगा, उसमें उसी नींबू का रस निकालने के लिए ऐसे काटना होगा। तो जब देखना कि ऐसे काट रहे हैं तो कहना कि वो अक्षांश वाला पार्ट। मौसमी चूसा है तुम लोग खाने पीने वाला चीज जल्दी समझता है, इसीलिए तुम लोग को संतरा, मौसमी, नींबू कुछ कुछ टॉनिक विटामिन दे दे रहे हैं। तो बताओ, मौसमी चूसना है तो मौसमी को इधर से अक्षांश रूप में काटना ठीक है कि देशांतर रूप? संतरा खाना है, देशांतर रूप में काटेगा? अक्षांश रूप में एक काटोगे तो उसको चूस सकते हो, देशांतर रूप में काटोगे तो बेचारा निकल जाएगा, फिर चूस नहीं सकता उसको। तो कहीं कहीं जो पड़ा का मेन काम है और कहीं कहीं खड़ा का मेन काम है। तो हम जो अभी समझाने जा रहे हैं उसको फिर से समझिए। पृथ्वी को बीच में ईस्ट वेस्ट तरफ से अगर दो भागों में ठीक बांट दें तो केंद्र से गुजरने वाला ही लाइन हो। अगर पृथ्वी को एकदम ईस्ट वेस्ट हम सीधा काटें तो ये केंद्र से गुजरने वाला लाइन हो, और जो लाइन केंद्र से ठीक बीच में गुजरता है उसको हम लोग पृथ्वी को भू कहते हैं, और ये ठीक बीच में है तो इसको भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं। बात ध्यान दो, इसी को इक्वेटर कहते हैं और इसी को हम लोग विषुवत रेखा के भी नाम से जानते हैं। अब आपसे कभी भी कहें कि बताओ विषुवत रेखा गुजरती है पूरब पश्चिम की उत्तर दक्षिण? पूरब पश्चिम। और विषुवत रेखा एकदम ठीक बीच से पृथ्वी के गुजरती है। और अगर हम विषुवत रेखा के सहारे पृथ्वी का दो टुकड़ा कर दे, नींबू जैसी बात, तो ऊपर आधा गोला मिलेगा। आधा गोला को हिंदी में क्या कहते? गोलार्ध। गोलार्ध का मतलब है गोला का आधा। नाम पर ध्यान रखना, कई लोग गोलार्ध तो नाम नहीं पकड़ता, जब हम बोलेंगे गोलार्ध तो कहना वो गोला का आधा। तो कितने गोलार्ध मिलेंगे? दो, एक ऊपर और एक नीचे। तो ऊपर वाले को उत्तरी गोलार्ध कहते और नीचे वाले को दक्षिणी गोलार्ध कहते। बात फिर से सुनेंगे, अगर हम गोलार्ध की बात करेंगे तो बताओ पृथ्वी पर गोलार्ध माने गोला का आधा, दो हो, ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध। तुमको धीरे धीरे क्वेश्चन पूछेंगे, अगर हम ऐसे इंडिया बना देंगे तो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे भारत स्थित है उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में, उत्तरी और दक्षिणी दोनों गोलार्ध। तो आप तुरंत देखोगे कि वो ऊपर है तो कंप्लीट उत्तरी,
हाँ, यहां लटकता तो उत्तरी दक्षिणी दोनों हो। बोलो जी, क्लियर है सबका? अब यहां से हम लोग बात को सुनेंगे। जो महत्वपूर्ण बात अब शुरू हो रहा है उस पर थोड़ा सा ध्यान चाहिए। 2 दिन आप केवल हमारे साथ समझने का प्रयास करना, सीखना। भूगोल सबसे आसान विषय हो जाए, क्योंकि यहाँ पर केवल ध्यान देना होता है। अब बताओ, अगर पृथ्वी गोल है तो यहां से मान लो 5 डिग्री इधर है, तो 5 डिग्री इधर भी कहीं कोई पॉइंट होगा। 5 डिग्री इधर भी कहीं कोई हमारा पॉइंट होगा। चूंकि 3 डायमेंशनल है तो हम बीच से चल रहे हैं, तो 5 डिग्री चारों तरफ होगा। ये जो 5 डिग्री यहां पर जो कोण बन रहा है केंद्र से, इस 5 डिग्री वाले लाइन को हम मिला दें पूरब पश्चिम के दिशा में, तो इसी लाइन को हम लोग अक्षांश कहते। देखिए, जो हम अक्षांश समझा रहे हैं वो देखो अब शुरू होगी। केंद्र से मान लो हम यहां पे आए, तो मान लो यहां 20 डिग्री का कोण बना, तो इधर भी कोई जरूर पॉइंट होगा जो 20 डिग्री का कोण बना रहा हो, और हम इन दोनों पॉइंट को मिला देंगे तो इस लाइन का ही नाम क्या देंगे? अक्षांशीय रेखा कहेंगे। और ये कितने डिग्री वाला है? 20 डिग्री वाला। यानी हम लोग एक बात सीख गए, भूमध्य रेखा को हम लोग बेस मानते हो। पृथ्वी के केंद्र से जो भी ये कोण बनता है, इस समान कोण को मिलाने वाली रेखा को ही हम लोग क्या कहते? अक्षांश कहते। यानी अक्षांश एक कोणीय दूरी है। कहां से? पृथ्वी के केंद्र से। किसको बेस मानते हुए? भूमध्य रेखा को बेस मानते हुए। अब बताओ, ऐसा ऐसा अक्षांश अगर हम खींचना शुरू कर दें तो क्या होगा? ये बेस इसको माने हैं तो इसका मतलब ये 0 डिग्री है। और 0 डिग्री अक्षांश को ही हम लोग क्या कहते? विषुवत रेखा कहते। को बढ़िया से सुनते जाएगा। बोलो, 0 डिग्री के बाद ऊपर जब चलोगे तो 1 डिग्री हो। और बोलो, ऊपर उत्तर है कि दक्षिण, तो इसको 1 डिग्री नॉर्थ कहेंगे। अगर इसी प्रकार नीचे चलते तब 1 डिग्री साउथ कहते। बोलो, 1 डिग्री के बाद अगला नंबर 2 डिग्री नॉर्थ, तो बोलो अगला नंबर 2 डिग्री साउथ। ऐसा ही चलते चलते मान लो इस 60 डिग्री नॉर्थ, तो नीचे बोलो जल्दी से 60 डिग्री साउथ। ऐसे ही करते करते जब हम ठीक यहां आ जाएंगे तो ये तो कौन एकदम 90 डिग्री हो जाएगा। तो इसको 90 डिग्री नॉर्थ पोल कहेंगे। तो बोलो, इसको 90 डिग्री साउथ पोल कहेंगे। अब इसका मतलब यहां से क्वेश्चन शुरू होना प्रारंभ हो रहा है। और जो लोग अब इसको देख रहे हो, हमें प्रश्न का आंसर देते चले जाना। जल्दी से बता दो, सबसे लंबी अक्षांशीय रेखा कौन है? 0 डिग्री, 2 डिग्री, 90 डिग्री। सबसे लंबी अक्षांशीय रेखा कौन है? 0 डिग्री। किस अक्षांशीय वृत्त का सबसे लंबी त्रिज्या है? विषुवत रेखा। 0 डिग्री अक्षांश। जब हम विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाएंगे तो बता दो, अक्षांशीय वृत्त की त्रिज्या बढ़ती जाएगी, घटती जाएगी, एक समान रहे? जल्दी बोलो, जो देख रहे हो बस बोलते जाओ, सब आंसर होते जा रहा है। जब हम विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाएंगे तो जो जो अक्षांशीय वृत्त बनाएंगे, इसकी त्रिज्या बोलो बढ़ रहा है कि घट रहा है? घट रहा है। अब आपसे हम पूछे एक क्वेश्चन, बहुत बढ़िया प्रश्न है, उम्मीद है सब लड़के सही बना दोगे। कुल अक्षांश की संख्या कितनी है? जल्दी बताओ, अक्षांश की संख्या कितनी? फिर रट्टा वाला बात नहीं बोलो, एकदम देखो और सोचो। ये तो 0 डिग्री होगी। अब 0 छोड़ दो, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, तो 3 रेखा होगी। ऐसा करते करते हम लोग अक्षांश पूछ रहा है तो 90 डिग्री तक में ऊपर कितना है? 90। नीचे कितना है? 90। तो बोलो, 90 ऊपर है और 90 नीचे। एक तो विषुवत रेखा भी तो है, 0 और एक है जो छूट गया। फिर से सुनेगा, बढ़िया से सुनना। कई बार लड़के से पूछता है अक्षांश की संख्या कितना है, तो जा याद नहीं किए, अरे में याद क्या करना। तुम सोचो, 90 ऊपर है, 1 2 3, तो 3 हो गया, तो 0 नहीं गिने।
और 90 नीचे है, 1 2 3 तो 0 नहीं गिने, तो 90 ऊपर 90 नीचे, और एक विषुवत रेखा 0 डिग्री है। अगर इसको जोड़ दें तो 181 अक्षांश की संख्या है। बोलो, इस संख्या बताने भी सबको आगे। अब एक बहुत अच्छा प्रश्न यहाँ पे आता है, उसको हमें लगता है सब लोग बता दोगे। पूछा जाएगा अक्षांश रेखा की संख्या कितना है? बोलो जल्दी। अक्षांश रेखा, रेखा का मतलब है लाइन। तो बोलो 181 में 90 डिग्री अक्षांशीय बिंदु है, ये तो कोई रेखा नहीं बन पाया। ये भी 90 डिग्री अक्षांशीय बिंदु है, रेखा तो नहीं बन पाया। इसीलिए इन दोनों को घटा देंगे तो अक्षांशीय रेखा की संख्या 179 हो गया। ये बहुत बेहतर प्रश्न है और हमें लगता है कि एक बार सुनने से सबको याद हो जाएगा। आपसे पूछा जाएगा कि बताओ कुल अक्षांश की संख्या 181, अक्षांश रेखा की संख्या 179। अक्षांश और अक्षांश रेखा क्या है? अक्षांश एक कोण है और समान कोणों को मिलाने वाली रेखा अक्षांश रेखा है। बोलो, क्लियर है सबका? तो 90 डिग्री अक्षांश है, लेकिन 90 डिग्री अक्षांश रेखा नहीं है, वो तो एक पॉइंट है। तो इसीलिए जब रेखा कहेगा तो 90 ऊपर 90 नीचे घट के 179 हो जाएगा। बोलो, ये तो क्लियर है सबका? अगला नंबर इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखें, सभी अक्षांशीय रेखा एक दूसरे के समानांतर होते हैं और दो अक्षांशीय रेखा के बीच, दो अक्षांशीय रेखा के बीच 111 किलोमीटर की दूरी होता है। और अक्षांश का प्रयोग दूरी ज्ञात करने के लिए ही हम लोग करते हैं। अक्षांश का प्रयोग टेम्परेचर ज्ञात करने के लिए करते हैं, अक्षांश का प्रयोग जलवायु ज्ञात करने के लिए करते हैं। ये अक्षांश का मेन काम। जब हम देशांतर पढ़ाएंगे तो उसका उपयोग समय ज्ञात करने के लिए करते हैं। तो आपको यहाँ पे महत्वपूर्ण चीज ध्यान रखना है कि सभी अक्षांश रेखा एक दूसरे के समानांतर होते हैं और दो अक्षांशीय रेखा के बीच की दूरी 111 किलोमीटर है। और अक्षांश की सहायता से हम लोग दूरी भी ज्ञात करते, मौसम जलवायु भी ज्ञात करते, टेम्परेचर भी ज्ञात करते कैसा होगा। और दो कोई भी अक्षांश के बीच के भाग को हम लोग कटिबंध कहते, इसी को जोन कहते। और भूगोल का इंपॉर्टेंट एक शब्द है जो बार बार आते रहेगा, उष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध। तो हड़कना नहीं, जब बोलेंगे कटिबंध तो कहना समझ गए, दो अक्षांश के बीच के भाग को हम लोग कटिबंध का। बोलो, कटिबंध क्या है? क्लियर है सबका? दो अक्षांश के बीच के भाग को हम लोग क्या कहते हैं? कटिबंध का। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज हम लोग अभी समझेंगे और उसके बाद अक्षांश का हल्का बेस आपका हो गया, तब देशांतर का हल्का बेस होगा और उसके बाद टाइम देखना और तमाम चीज फिर डिटेल चलेगा। अब हम लोग यहां पर देखें एक इंपॉर्टेंट चीज, 0 डिग्री को ही हम लोग विषुवत रेखा कहते हैं। ये सबसे लंबी अक्षांशीय रेखा है। अब हम लोग देखें, यहां ऊपर में 90 डिग्री है और नीचे भी 90 डिग्री है। ये साउथ है और ये क्या है? नॉर्थ। अक्षांश के अनुसार से पृथ्वी को कुछ भूगोल वेत्ता दो भागों में बांटते हैं, निम्न अक्षांश का क्षेत्र और उच्च अक्षांश का क्षेत्र। बढ़िया से सीखिएगा, जब मैं निम्न अक्षांश बोलूंगा आपको क्वेश्चन आएगा, निम्न अक्षांशीय क्षेत्र में टेम्परेचर निम्न होता है कि उच्च होता है? सब क्वेश्चन बनेगा। और जो कई लड़का तो ये भी नहीं समझ पाता कि निम्न अक्षांशीय का मतलब क्या। तो भूगोल सीखने के लिए तुमको यही 2 क्लास में बेस बन जाएगा, फिर भूगोल में बाहर नहीं पड़ता, फिजिकल फिर आराम से टनाटन धरेगा। तो आपको अभी हमने बताया कि देखो कई प्रकार की थ्योरी है, जिसमें तीसरी थ्योरी सबसे ज्यादा हम लोग अप्लीकेबल करते हैं। फिर भी इन दोनों थ्योरी को भी आपको सीखने। इसमें पहला थ्योरी है कि हम लोग पूरे पृथ्वी को दो तरह के भागों में बांटते हैं, निम्न अक्षांशीय और उच्च अक्षांशीय। निम्न अक्षांशीय का मतलब होता है
अब बताओ इसको हम दो भागों में बांट रहे हैं, तो 0 से 90 तक में तो 90 है, तो दो भाग में बांटोगे तो बीच में कितना आएगा? 45 नॉर्थ, और नीचे बोलो जल्दी से 45 साउथ। तो ये 0 से लेके 45 नॉर्थ तक, ये वाला को हम लोग निम्न अक्षांश का क्षेत्र कहते, और 45 से 90 तक उच्च अक्षांश का क्षेत्र कहते। फिर यहां भी यह निम्न है, यह उच्च। यानी अगर कोई देश 42 डिग्री पर है तो बोलो निम्न अक्षांश में है कि उच्च अक्षांश? निम्न में। बात समझो कहां तक, ये भी तो सीखना होगा। तो अगर हम निम्न और उच्च दो भागों में बांटे तो 90 को दो भाग में बांट दो, 45 तक 0 से जो भी है ऊपर या नीचे उसको निम्न अक्षांश का क्षेत्र कहेंगे, और 45 से ऊपर है उच्च अक्षांश का क्षेत्र हो। ये ध्रुव है, यहाँ पूरे बर्फ जमा है, और ये विषुवत रेखा पर सालों गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती। तो बोलो उच्च अक्षांश में टेम्परेचर हाई है कि लो? लो है। और निम्न अक्षांश में टेम्परेचर हाई है। कुछ भूगोलवेत्ता अब बात को आगे बढ़ाए, इसी चीज को उन्होंने तीन भागों में बांटा। उन्होंने कहा कि दो सही नहीं है, हम लोग इसको तीन भागों में बांटते हैं। एक को कहते हैं निम्न अक्षांश, एक है मध्यम अक्षांश, और एक है उच्च अक्षांश। तो बताओ, मध्यम शब्द भी एक नया आ गया, यानी निम्न अक्षांश, मध्यम अक्षांश और उच्च अक्षांश, तीन भागों में इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो सब समझ गया। 0 से 90 को तीन भाग में बांटो, कितना होगा? 30-30, यानी 0 डिग्री से 30 डिग्री ऊपर निम्न अक्षांश है, 30 से 60 डिग्री इसको मध्य अक्षांश कहेंगे, और 60 से 90 डिग्री उच्च अक्षांश हो। नहीं समझे बात? 30 डिग्री नीचे भी आएंगे तो निम्न अक्षांश, 60 डिग्री नीचे आएंगे मध्य अक्षांश, 60 से 90 आएंगे उच्च अक्षांश। अब इससे भी ज्यादा देखो, ये सब शुरुआत का फेज बता रहे हैं। शुरू में सब भूगोल वाले दो भाग बांटे, फिर धीरे धीरे तीन भाग बांटे। तब तीसरा नंबर जो अभी हम चल रहे हैं वो सबसे ज्यादा प्रचलित हो। इन लोगों ने एक नई चीज को देखा। ये क्या देखा कि जैसे हम लोग का रीढ़ की हड्डी है, तो हम लोग का एक्सिस, पृथ्वी पर भी उसी प्रकार एक अक्ष होगा, एक्सिस हो। लेकिन पृथ्वी एक्सिस से 23.5 डिग्री झुकी हुई। पृथ्वी सीधा नहीं है, पृथ्वी अपने एक्सिस पर होना चाहिए ऐसे, लेकिन ऐसे सीधा से 23.5 डिग्री झुका हुआ है। तो बताओ, अगर सीधा से 23.5 झुका है तो नीचे से 66.5 होगा। बात को समझेंगे, बढ़िया से सुनना, क्योंकि यहीं पे बेस। पृथ्वी सीधी अगर रहती, सूर्य ऐसे रहता, तो दिन रात बराबर होता, कभी अंतर मौसम में चेंज नहीं होता। अगर तुम्हारे साइकिल का चक्का सीधा है, ब्रेक स्थिर है, तो हर समय समान दूरी पर वो चलते रहता है। लेकिन चक्का टाल हो गया तब कभी ब्रेक में सटेगा और कभी ब्रेक से भागेगा। तो पृथ्वी का चक्के टाल है, तो कभी सूर्य के एकदम पास है तो ये लो गर्मी, और कभी सूर्य से दूर भागा तो कहे कि जाए तो ठंडा। ये चक्का टाल के कारण है। अगर पृथ्वी अक्ष पे नहीं झुकी होती तो मौसम परिवर्तन नहीं होता, दिन रात हमेशा बराबर होता। और बताओ, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी है? 23.5 डिग्री। तो अगर ऊपर से 23.5 है तो नीचे से बोलो 66.5 है। और कई भूगोल वाले इसी चीज को पकड़े कि बाकी 30 डिग्री और 45 डिग्री वाला निम्न उच्च छोड़ दो, अक्षांश में सबसे महत्वपूर्ण हो गया 23.5 और 66.5, क्योंकि पृथ्वी इसी पर झुकी हुई है। तो कई लोगों ने कहा कि हम समझ गए, ये है पृथ्वी, और ठीक बीच में 0 डिग्री, और हमें मतलब है 23.5 नॉर्थ से, और नीचे चलेंगे तो जल्दी बोलो 23.5 साउथ से, और फिर ऊपर जब चलेंगे तो 66.5 नॉर्थ से, और नीचे जब चलेंगे 66.5 साउथ से, और ठीक ऊपर रहेंगे तो नॉर्थ पोल, और ठीक नीचे रहेंगे तो साउथ पोल। हम पृथ्वी को इतने भागों में बांटे।
और ये सबसे ज्यादा उपयोगी हुआ, और आज भी हम लोग इसी पैटर्न को अब कंटिन्यू करें। अब इसी का लोगों ने नाम दिया, जबकि देखो फिर से बात सुनना, क्या 181 अक्षांश गिनने में साढ़े का कोई मतलब था? नहीं, हम लोग पूरे पूरे लिए थे, 1 2 3 4 तब 90 तक गए थे। इसीलिए 181 अक्षांशों में ये सब नहीं है, लेकिन पृथ्वी के झुकाव के कारण हम लोग इसको लिए, और यही जो 0 डिग्री था, इसको हम लोग भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहे। 23.5 ऊपर हो या नीचे, इसी को ऊपर वाले को कर्क कहे और नीचे वाले को मकर कहे। 66.5 ऊपर था, इसको आर्कटिक वृत्त कहे, और 66.5 नीचे था, इतने नाम जो आपको आ रहे हैं, इस सभी नाम सबका एकदम क्लियर होना चाहिए। तो नाम को फिर से हम लोग सुन लीजिए एक बार फिर से। 0 डिग्री है तो जल्दी बोलो, भूमध्य रेख। 23.5 ऊपर है नॉर्थ, तो कर्क रेख। 23.5 नीचे है साउथ, मकर रेख। 66.5 नॉर्थ, आर्कटिक। 66.5 साउथ, अंटार्कटिका, और नॉर्थ पोल और साउथ। अब बता दो जल्दी से, कौन अक्षांश 181 में गिनती नहीं है? उत्तरी ध्रुव, विषुवत रेखा, कर्क रेखा, इनमें से कोई नहीं। जल्दी बोलो, अक्षांश 181 में किसकी गिनती नहीं है? उत्तरी ध्रुव, विषुवत रेखा, कर्क रेखा, इनमें से कोई नहीं। तो कर्क रेखा की गिनती नहीं है। कर्क तो 23.5 है, हम लोग साढ़े कहां गिने थे? 90 ऊपर गए थे, 90 नीचे आए थे। कई लड़का एकदम रहता है कि सब 181 में गिनाया हुआ, कहां गिने थे? ये तो हम लोग तीसरे स्टेप में भूगोल वाले ने बांटा, पृथ्वी के झुकाव के आधार पर। उसी आधार को हम लोग बेस माने, और यहीं से भूगोल अब मेन चले। पृथ्वी कैसे झुकी है, सूर्य कहां रहेगा, तब सूर्य की स्थिति पर डिटेल क्लास आपके शुरू होंगे। आज हम प्रयास सिर्फ किए कि आपका भूगोल का हल्का बेस दे दे। कल से भूगोल आपके अब धीरे धीरे कल देशांतर समझा देंगे, और उसके बाद स्पीड आ जाएंगे। भूगोल के 2 क्लास बेसिक के बाद फिर समझना इसमें बहुत आसान हो जाता है। तो आज का क्लास आपका यहीं तक।